नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। और आज बात करूंगा मैं बंगाल की राजनीति के बारे में। बीजेपी का जो अगला मूवमेंट है और बीजेपी ने जिस तरह से अपना पंजा जमाना चालू कर दिया है, वो अगला राज्य है बंगाल। बंगाल जो है बीजेपी के रडार पे बहुत सालों से है, लेकिन वो सक्सेस वहाँ पे मिल नहीं पाया है बीजेपी को अभी तक। बीजेपी ने महाराष्ट्र हासिल कर लिया है, बीजेपी ने दिल्ली हासिल कर लिया, बीजेपी ने अभी रिसेंटली हरियाणा का चुनाव जीता। और जो दिल्ली वाला फॉर्मूला था, वही अब बंगाल में बीजेपी लगाने वाली है। यानी कि ममता बनर्जी को उनके ही घर में हराना है। बीजेपी ने ये फॉर्मूला पूरा तैयार कर लिया है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है। अब आपको याद होगा कि 2021 में नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। ममता बनर्जी की राजनीति की शुरुआत ही नंदीग्राम आंदोलन से हुई थी। नंदीग्राम से ही वो ऊपर उठ के आई थीं और सीपीएम को हराया था। और नंदीग्राम से उनकी पूरी राजनीति स्टार्ट हुई थी, सेम वैसे ही जैसे नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से हराया गया है नई दिल्ली विधानसभा में परवेश वर्मा द्वारा, उसी प्रकार से नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को हरा दिया था। उसके कारण अब उनको भवानीपुर से बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा था उस टाइम पे, और वो बाई इलेक्शन जीत करके फिर मुख्यमंत्री बनी थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थी और अपना ही सीट नंदीग्राम से हार गई थी। जो नंदीग्राम कभी उनके आंदोलन का गढ़ था, जहां से उनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ था। नंदीग्राम आंदोलन के बाद जब उन्होंने नैनो के प्लांट का जो विरोध किया था और सीपीआईएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, और वहां से उनकी जीत हुई थी। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उनको हरा दिया था। नतीजा ये हुआ कि उनको भवानीपुर आना पड़ा। भवानीपुर में रहती हैं वो, उनका गृह निवास भी भवानीपुर में है। ममता बनर्जी आज तक कभी भी सरकारी आवास में नहीं रही हैं, ना ही वो सरकारी आवास का इस्तेमाल करती हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थी तब भी वो कालीघाट के पास ही रहती थी। जब मुख्यमंत्री बन गई तब भी वो कालीघाट के पास ही रहती हैं। तो इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक सिंप्लिसिटी जो उन्होंने अपनाया था वो अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं है। हालांकि राजनीतिक मुद्दे पे वो बिल्कुल भी सेम है, अलग नहीं है उनसे। चाहे रोहिंग्या का मसला हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला हो, इन सारों पे, चाहे मुसलमान तुष्टीकरण का मसला हो, इस पे ममता बनर्जी बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन जो सादगी की बात है, और जो मतलब उन्होंने एक सेटअप किया था कि मैं एक आम महिला हूँ, एक आम घर से आती हूँ, तो उसको आज तक उन्होंने निभाया है। चाहे राजनीतिक कितना भी प्रतिद्वंदिता रहे, बीजेपी भी ये मानती है और उनके जो अपोनेंट्स हैं वो भी मानते हैं कि यार, जो इसने कहा था कि मैं सिंपल घर से आई हूँ, सिंपल रहती हूँ, तो ऐसे ही रहती है। आज भी वो किसी बड़े कोठी बंगले में नहीं रहती। वो सिंपल सा अपना घर में रहती हैं, सिंपल ज़िंदगी जीती हैं। आज भी वो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल ही जीती हैं, जो मुख्यमंत्री बनने से पहले रहती थी जैसे। अब नंबर 2 बात ये है कि वो भवानीपुर से बाई इलेक्शन लड़के आई, लेकिन भवानीपुर के अंदर 8 वार्ड आते हैं। तो उस 8 वार्ड में 5 वार्ड ऐसे थे, 5 से 6 वार्ड जो चुनाव हुए थे, तो बीजेपी 4000 के मार्जिन से बस पीछे थी। 4000 मार्जिन से पीछे रहने का मतलब है वार्ड के अंदर कि अगर आप मेहनत करते हो तो उस पूरे वार्ड को आप कैप्चर कर सकते हो, जीत सकते हो। बीजेपी ने जिस तरह से दिल्ली में प्लान बनाया था, माइक्रो मैनेजमेंट किया था, सेम उसी प्रकार अब बीजेपी भवानीपुर में करने वाली है। यानी कि वो ममता बनर्जी को जब नंदीग्राम में आई थी तो 2 सीटों वाली पार्टी 77 पे चली आई थी। हालांकि सपने पूरे नहीं हुए थे, उनकी सरकार नहीं आई थी, लेकिन 77 सीट भी बीजेपी को लाना वहां पे, जहां पे सदियों से उसका कोई झंडा उठाने वाला तक नहीं था, और इतने अत्याचार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के, उनकी हत्याएं कर दी गईं। वहाँ पे खूनी खेल होता रहा है बंगाल में। बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके घर जला दिए गए, जिनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, गैंग रेप कर दिया जाता था, वोट नहीं डालने दिया जाता था। अगर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है तो उसको मार के घर से बाहर निकाल देते थे। इन सब के बीच 77 सीट लेकर के आ जाना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। तो बीजेपी को तो पता उसी टाइम चल गया था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ये किला हम ब्रीच कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी अब भवानीपुर में हो रही है।
भवानीपुर के अंदर आता है कालीघाट, जो ममता बनर्जी का गृह स्थान है जहाँ पे वो रहती हैं। अब उस एरिये को कैप्चर करने वाली है बीजेपी, और बीजेपी सारे 8 के 8 वार्ड पे फोकस कर रही है। 6 पे वो बहुत कम मार्जिन से पीछे थी। अब उसका फोकस ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए, घर-घर तक जाया जाए और घर-घर जाके लोगों को ये बताया जाए कि जो सरकारी योजनाएँ हैं, जो सरकार की योजनाएँ हैं, जो आम जनता के लिए बनती हैं, आम जनता तक पहुँचाई जाती हैं, वो नहीं पहुँच रही हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ टीएमसी के कैडर को वो योजनाएँ पहुँचती हैं। यानी कि जो टीएमसी का इकोसिस्टम है, वो योजनाएँ बस उन्हीं के लिए लागू होता है, आम जनता तक पहुँचता ही नहीं है। अब मैं बात कर लूँ आयुष्मान योजना की। आयुष्मान योजना एक ऐसा चीज़ है जो आम जन को सबसे ज़्यादा मददगार है। मतलब आज के डेट में मोस्ट एसेंशियल चीज़ है। आयुष्मान योजना ममता बनर्जी बंगाल में लागू ही नहीं करने देती हैं। तो ये अब दूसरे राज्यों में लागू है। अब दूसरे राज्य वाले जो उनके रिलेटिव हैं, जो बंगाल के जो लोग रहते हैं, उनके जो रिलेटिव्स दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो बताते हैं कि भाई हमें आयुष्मान योजना से भाई कैंसर में इतना फ्री इलाज मिल रहा है, इतनी मुफ्त की दवाइयाँ मिल रही हैं। तो 5 लाख तक का जो फ्री इलाज है। अब जनता क्या सोचती है? जनता अपना फ़ायदा देखती है, अपना सरोकार सोचती है। अब ये चीज़ बंगाल के अंदर जो ग्राउंड लेवल पे है, जो वहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई ऐसा भी कोई चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे आई नहीं, उसको प्रचार भी नहीं करने दिया गया, लेकिन दूसरे स्टेट से उनको मालूम चल रहा है। तो इन योजनाओं को वो घर-घर लेके जाएँगे, और ये चीज़ बहुत बड़ी एक कारगर चीज़ साबित होगी, क्योंकि दिल्ली में वही हुआ है। अब माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा ये करने वाली है कि ममता बनर्जी को कालीघाट में घेरा जाए, वार्ड के लिए माइक्रो मैनेजमेंट बनाया जाए और सरकार की जो योजनाएँ हैं, जो अब तक सिर्फ़ टीएमसी वर्कर को मिल रही हैं, उसको घर-घर तक लोगों को जाकर बताया जाए। इसमें ममता बनर्जी कहीं न कहीं घिरती हुई दिख रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है बंगालियों का पलायन। जितने भी बंगाली हैं, मोस्ट ऑफ द बंगाली कोलकाता छोड़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द बंगाली जो हैं बिज़नेस से परेशान होकर के वेस्ट बंगाल छोड़ करके या तो बैंगलोर या तो दिल्ली या फिर झारखंड में पलायन कर चुके हैं। तो उनका जो अपना अस्तित्व है, उसका अपना अस्तित्व का भी एक लड़ाई है। जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान बंगाल को घेर चुके हैं, अगर 5 साल, 10 साल यही सिलसिला रहा तो बंगाल एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा कश्मीर की तरह। लोग ऐसा भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर दूसरा या तीसरा बिज़नेस किसी मुसलमान का है। बिज़नेस मुसलमान का है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वहाँ का निवासी नहीं है, जो बांग्लादेश से आकर के गलत आधार कार्ड बनवा करके, गलत एड्रेस प्रूफ बनवा करके वहाँ के लोगों का जो रोज़गार छीना जा रहा है, विरोध इसका है। विरोध जो जनजात मुसलमान हैं, जिन्होंने अपना खून-पसीना बंगाल के लिए दिया है, उनका नहीं है। दूसरे किसी कंट्री से आकर के और अवैध तरीके से आकर के यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं, और वो कहीं न कहीं टीएमसी के वोटर भी हैं। विरोध इसका है। अब दूसरा बात ये है कि अगर वो लोग आएँगे तो एजुकेशन ले लो या फिर जॉब्स ले लो, आपका ही खाएँगे, अलग से तो उनके लिए पैदा होगा नहीं। तो वो आपके अधिकारों का हनन ही कर रहे हैं। दूसरा, ममता बनर्जी का खुला सपोर्ट है उनको। तीसरा ये है कि अगर जो बंगाली अस्मिता की बात है, बंगाली कल्चर का बात है, जैसे सरस्वती पूजा मनाने में कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध कर दिया कि हम नहीं मनाने देंगे, हमारे धर्म में नहीं है ये सब चीज़। आपके धर्म में नहीं है, लेकिन जिसके धर्म में है वो तो मनाएगा। कुछ लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया कि इस रास्ते से हम दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे बिल्डअप हो रही हैं, और आज से बिल्डअप नहीं हो रहे हैं, पिछले 10 साल, 12 साल से बिल्डअप हो रही हैं, और वो चीज़ अब आपको धीरे-धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएँगी। तो बीजेपी इन सारे मुद्दों को माइक्रो लेवल पे मैनेज करने वाली है। आरएसएस का एक बहुत बड़ा तंत्र लगने वाला है पूरे बंगाल में, और अब बीजेपी चाहती है कि अब बंगाल को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ममता बनर्जी को भवानीपुर में घेरना है, और बीजेपी का सबसे बड़ा कैंपेन जो होने वाला है वो है आरजीकर मेडिकल में जो एक डॉक्टर लड़की के साथ अत्याचार हुआ, गैंगरेप हुआ था, उस पे ममता बनर्जी का जो स्टैंड था वो बिल्कुल ही डल था, और उसका जो विरोध हुआ था पूरे बंगाल में। हालांकि बीजेपी ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो उनके वोटर होंगे आगे चल के, लेकिन जो विरोध का ममता बनर्जी को सामना करना पड़ा था, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा आउटरीच बन जाएगा।
तो बीजेपी कहीं न कहीं महिला सुरक्षा के नाम पर इसको भी सामने चुनाव में रखेगी और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में बनेगा। तो ममता बनर्जी के लिए बीजेपी ने इस बार पूरा प्लान तैयार कर लिया है और आरएसएस की बैकिंग है और अमित शाह मोदी इस बार फुल स्ट्रैटेजी के साथ बंगाल में जाने वाले हैं। हालांकि पिछले 10-12 साल से वो लगे हुए हैं, लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसको आप कभी क्लेम नहीं कर सकते कि हम इस बार जीत ही लेंगे, क्योंकि वहां पे जनाधार नहीं था। आपके कार्यकर्ताओं को वहां पे मारा जा रहा था, तो इनको सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना है। और जो मुद्दे हैं, जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं ना, जो लोकल लोग हैं, जिनको जॉब्स के लिए बैंगलोर जाना पड़ रहा है, जिनको जॉब्स के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, और बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा विकसित राज्य था सबसे पहले, उसको धीरे धीरे पहले सीपीआईएम ने खत्म किया, इसके बाद टीएमसी ने खत्म कर दिया। नहीं नहीं तो बंगाल आज के डेट में कर्नाटका और तमिलनाडु के बराबरी करने वाला राज्य था। इसको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया है। तो भाजपा का पता नहीं, अब देखना ये होगा कि माइक्रो मैनेजमेंट इस बार काम आता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप भी अपना ओपिनियन बताइए, आपको क्या लगता है कि भाजपा बंगाल में कमल खिला पाएगी? क्योंकि भाजपा के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, शेख शाहजहां वाला मुद्दा है, अभी आरजीकर मेडिकल वाला मुद्दा है, उसके बाद लोगों के पलायन का मुद्दा है, रोहिंग्या का मुद्दा है, घुसपैठिए का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या बंगाल में इस बार ममता बनर्जी को भाजपा घेर लेगी, क्या कमल खिलेगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।